अध्याय 1291 अपनी उपस्थिति की घोषणा करें। उस दिन के कालकोठरी के पास के उपनगर शहर के केंद्र की तुलना में कहीं अधिक शांतिपूर्ण थे, जहां नारा ग्रुप एलायंस का घर और अखाड़ा था। यहाँ बड़े बड़े खेत, विशाल बगीचों वाली मीनारें और मिथिक रैंक गिल्ड लीडर्स की ताकत दिखाने वाली जागीरें थीं, लेकिन शहर की भीड़ भाड़ से दूर। अगर आप हर तरफ से निकलती ताकत को नज़रअंदाज कर दें तो ये लगभग शांतिपूर्ण था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे मिथिक रैंक पर काल या डाना को परेशानी होती, लेकिन शहर के आम रिवाज से ज़रूर अलग था, जहां हर कोई अपनी आभा को तब तक नियंत्रित रखता था जब तक कि वे किसी बहस में न पड़ें। यहाँ वे अपनी हैसियत दिखाने के लिए आभा का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि सफ़ेद ड्रैगन भी पोर्टल से बाहर निकलते ही अपनी आभा छोड़ देता था। उसने काल और डाना को अजीब नज़र से देखा जब वे उसके पीछे चल रहे थे। क्या आप अपनी उपस्थिति की घोषणा नहीं करेंगे? उन्होंने पूछा। काल ने अपनी आभा बिखेरी, एक विचलित करने वाली उपस्थिति जिसमें शिकारी खतरे के साथ अराजकता की अप्राकृतिक भिन्नता का मिश्रण था। तो डाना मुस्कुराए। इस एहसास ने ड्रैगन को भौंचक्का कर दिया और आसपास मौजूद सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। काल का आभामंडल ज्यादातर गिल्ड मास्टर्स जैसा गर्मजोशी भरा और स्वागत करने वाला नहीं था। गिल्ड लीडर्स की उपस्थिति आमतौर पर लोगों को अपनी ओर खींचती थी, लेकिन काल का आभामंडल युद्ध की घोषणा जैसा लग रहा था, जब तक कि उसने इसे उसकी सामान्य तीव्रता के 1/3 तक कम नहीं कर दिया, और यह बिल्कुल पाश्विक और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। मैं समझ गया कि समस्या क्या है। आपका आभामंडल बहुत तीव्र है। मुझे लगता है कि आप ज्यादा भर्ती नहीं करते, ड्रैगन ने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए। मैं भर्ती करने में माहिर हूँ, बस मैं उन्हें अपनी आभा से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास एक दाना जादूगर है। दाना ने अपनी आभा को थोड़ा और प्रकट किया, एक दिव्य लोमड़ी की कोमल और आकर्षक आभा, एक शक्तिशाली जादूगर की तीव्रता के साथ। ओह हाँ, भर्ती के लिए यह ज्यादा बेहतर है। कोई आश्चर्य नहीं कि नीले ड्रैगन आपके पास आते हैं। कितना दिलचस्प जोड़ा है। लेकिन कालकोठरी यहीं है, हम अपनी मर्जी से अंदर जा सकते हैं। कालकोठरी के प्रवेश द्वार के पास बातें कर रही भीड़ काल के पास आते ही अलग हो गई, और जब उन्होंने देखा कि उसके साथ कौन है तो वे गपशप करने लगे। ओह, लगता है उस मूर्ख को अपनी थ्योरी पर रखने के लिए कोई मिल गया है। क्या तुम्हें लगता है कि वे बच भी पाएंगे? एक राहगीर ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन इतनी धीमी आवाज में नहीं कि काल और डाना उसे सुन न सकें। क्या तुमने उसकी आभा को महसूस नहीं किया? वह आदमी बहुत डरावना है। अगर वह गिरे हुए सेराफिम के डराने वाले प्रभाव से अछूता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। शायद यही उनकी योजना है, किसी और ने फुसफुसा कर जवाब दिया। काल मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि कालकोठरी के साथ मुख्य समस्या एक प्रभाव था जिससे वह प्रतिरक्षित था। उसके प्रतिरोध के साथ बफ्स जोड़े बिना भी उसे डराना लगभग नामुमकिन था। और अगर वह अपना कोई डराने वाला प्रभाव सक्रिय कर देता या राय को सक्रिय कर देता तो दोनों एक दूसरे का प्रतिकार कर देते। उनके बैग में ये था। काल ने कालकोठरी में कदम रखने से पहले जांच की कि वह समूह का नेता है, और उसे एक बहुत ही दिलचस्प संदेश मिला। समूह का आकार अमान्य है। समूह को एकल और युगल चुनौती में विभाजित करें। ड्रैगन हैरान था, जबकि दाना मुस्कुरा रही थी। लगता है हमारी मुराद पूरी हो गई। अब नए कालकोठरी का समय आ गया है। तुम अकेले जाओ, मैं हमारे नए दोस्त को डुओ चैलेंज में ले जाऊंगी, उसने सुझाव दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि यह समझदारी है? सिर्फ छोटा समूह होने से कालकोठरी आसान नहीं हो जाएगी, पादरी हकलाया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दरअसल यह इसे बढ़ा भी सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक मरहम लगाने वाले के साथ मैं इस चुनौती का सामना कर सकती हूँ। हालांकि मैं हमारे रिश्ते का सबसे खूबसूरत हिस्सा हूँ, लेकिन लड़ाई में मैं कोई कम नहीं हूँ, दाना ने मजाक में कहा। तियान ज्यादा मुलायम है, कारा ने उसे बताया। दाना ने बेजे की मानसिक चिढ़ाने वाली हरकत पर आंखें घुमाईं। अगर तुम्हें यकीन है, पादरी ने धीरे से सहमति जताई, तो बस हो गया। सिस्टम, मैं सोलो जाऊंगा, वे डुओ चैलेंज करेंगे, काल ने घोषणा की। फिर वह कालकोठरी में अकेला था और जली हुई इमारतों, खून से भरे उबलते गड्ढों और काले पंखों वाले सेराफिम के नरक दृश्य को देख रहा था। पुरस्कार हर 10 मिनट में कम होते जाते हैं, शुरू। काल ने पूरी टीम को बुलाया और राय ने तुरंत जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये गड्ढे वाकई उबलते हुए मिथिक रैंक के खून से भरे हुए थे। प्रकाश और अंधकार, दोनों ही तत्व। यहाँ तो मानो किसी गर्म पानी के झरने जैसा माहौल था। यदि आप एक रक्तबीज मकड़ी थे। उसने अपने गोलेम और मरे हुए सैनिकों को बुलाया, जबकि काल ने अपने सभी बुलावों को बुलाया और कार्नेज को अपने महाकाव्य गोलेम के रूप में चुना। बड़ा दानव गिरे हुए सेराफिम से लड़ने के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगा, और उसने युद्ध में भागते समय कारा को अपने कंधे पर बैठाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वह एक रोएदार, अराजक शुभंकर की तरह थी, जो उसके लिए लड़ने के लिए और भी चीजें ढूंढने के लिए उड़ जाती। तुम्हें भागना होगा, वरना वह तुमसे दूर चला जाएगा, रैमी अपनी कीमिया प्रयोगशाला से हंसी।
दरअसल कार्नेज को निर्देशों की जरूरत नहीं थी, वह जानता था कि इस स्थिति में क्या करना है। जो भी हिले उसे मार डालो। कालकोठरी के राक्षस भयभीत लग रहे थे क्योंकि विशालकाय दानवों की जोड़ी ने उन पर हमला किया। उनके पीछे 2 दर्जन स्पेक्ट्रल शूरवीर थे तथा गोलेम की एक छोटी सेना उनका पीछा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। मुझे एक नया धनुष बनाना होगा, काल को एहसास हुआ। अब इतने सारे बुलाए गए जानवर थे कि नज़दीकी लड़ाई में उतरना लगभग नामुमकिन था। यहाँ तक कि राय भी अपनी टीम लेकर और भी राक्षसों से लड़ने के लिए आगे बढ़ी थी क्योंकि वे सब एक जगह पर नहीं लड़ सकते थे। इसलिए काल ने फ्रोजन एपोकैलिप्स पर ध्यान केंद्रित किया ताकि फॉलन सेराफिम की आग से होने वाली क्षति में कमी को रोका जा सके। हॉक अपने अंतरिक्ष से प्रकट हुआ और किनारे की ओर उड़ गया तथा जलते हुए पत्थरों और बुदबुदाते हुए रक्त के कुंडों का निरीक्षण करते हुए रे के लिए नमूने एकत्र करने लगा। वह अभी तक मिथिक नहीं हो सकता है, लेकिन वह अभी भी अपनी बहन की मदद कर सकता है, इसलिए उसे लड़ाई से समय निकालने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस जगह में कुछ तो था, एक सही होने का एहसास। आग तो थी पर शुद्ध आग नहीं, आग में थोड़ा कुछ और भी था और वो अतिरिक्तता हॉक को एक आदिम स्तर पर बुला रही थी। काल ने एपिक गार्ड को पकड़ लिया और हैंडक्लॉ द्वारा उन दोनों को एक खुले स्थान पर भेज दिया जहां रे और उसकी टीम फॉलन सेराफिम के एक समूह के साथ काम कर रही थी। इससे उसे अगले 2 समूहों पर स्पष्ट दृष्टि मिल गई और काल ने उनका ध्यान आकर्षित करने और राक्षसों को उनकी दिशा में ले जाने के लिए फ्रोजन एपोकैलिप्स को स्थानांतरित कर दिया ताकि रे और कार्नेज लड़ाई जारी रख सकें। मकड़ी और क्रोध दानव के बीच एक दोस्ताना प्रतिद्वंद्विता चल रही थी और कार्नेज सचमुच हंस रहा था जब रे ने रक्त विनाश का इस्तेमाल करके एक विशेष रूप से घायल हमलावर को उन तक पहुंचने से पहले ही विस्फोट कर दिया। वे दोनों यहाँ विशुद्ध रूप से नए और अनोखे तरीकों से चीजों को नष्ट करने के आनंद के लिए आए थे और इसी ने उनके बीच दोस्ती का एक गहरा बंधन बना दिया था। काल जहाँ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, वहीं हॉक दुनिया को समझने में व्यस्त था। वह दुनिया के इतने करीब था कि उसे महसूस कर सकता था। हालांकि कुछ ऐसा था जो उसे रोक रहा था और वह उस सीमा को तोड़ नहीं पा रहा था। बस इतना ही, वह अब भी कुछ मायनों में विंड स्पीड हॉक ही था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसके विकास पथ में उस नन्हे पक्षी के लिए कोई जगह नहीं बची थी जो वह कभी था। उसे खुद से इस भावना को दूर करना था और उस हॉक के रूप में वापस आना था जो वह जानता था कि वह बन सकता है। सवाल ये था कि कैसे? नहीं, वह जानता था कि कैसे। सिस्टरें हमेशा ऐसा करती थीं। आग की एक लंबी बौछार ने रक्त के एक कुंड को अपवित्र ऊर्जा और जीवन तत्व से भरे एक भयंकर नरक में बदल दिया, ठीक उसी समय जब हॉक उस भयंकर नरक में सिर के बल कूदा। काल को घबराने की कोई झिझक या कारण नहीं था, जब तक कि अचानक उसने महसूस नहीं किया कि हॉक की ऊर्जा हिंसक रूप से फट रही है, मानो उसका शरीर एक असंभव आग में भस्म हो रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए था, भले ही यह मिथिक रैंक की ज्वाला ही क्यों न हो। हॉक जब अंदर गया था तब वह निराकार था और जब वह नहीं था तब भी उसकी अग्नि प्रतिरोधक क्षमता लगभग पूरी थी। इसके अलावा यह आग हॉक ने खुद लगाई थी। उसकी अपनी ज्वालाएं उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, भले ही सैद्धांतिक रूप से उसके द्वारा जलाई गई किसी चीज से निकलने वाली दूसरी आग उसे नुकसान पहुंचा सकती हो। हॉक की खुशी भरी चीख कालकोठरी में गूंज उठी क्योंकि उसके द्वारा प्रज्वलित प्राण ऊर्जा की आग ने उसके शरीर को जला दिया और केवल संघनित आत्मिक ऊर्जा और भूत अग्नि ही बची। फिर उसने खुद को अपने भूत अग्नि वृक्ष में अपने स्थान पर वापस पाया। किसी कारणवश सब कुछ धुंधला सा लग रहा था, लेकिन जब उसने कालकोठरी से प्राण तत्व और अन्य ऊर्जाएं खींची तो उसने अपने शरीर में सुधार महसूस किया, यानी वह असफल नहीं हुआ था। शक्ति का असंतुलन कालकोठरी के मालिकों समेत सभी को सचेत करने के लिए पर्याप्त था कि इस जगह पर कुछ गंभीर गड़बड़ है। उनके सबसे नजदीक 4 पंखों वाला फॉलन सेराफिम सीक्रेट की पर निर्धारित मालिक मंच से उतरकर ऊपर उड़ गया, जो कुछ भी हो रहा था उसे रोकने के लिए बेताब। लेकिन हॉक अपने स्थान पर था, किसी और के लिए दुर्गम, क्योंकि वह अपनी सुधार प्रक्रिया पूरी कर रहा था। काल ने यह नहीं देखा कि हॉक का स्थान बदल रहा था। पक्षी ने न केवल उस रक्त झील का प्राण तत्व खींचा था जिसमें उसने आग लगाई थी, बल्कि उसने सब कुछ खींच लिया था। आत्मिक ऊर्जा, पतित सेराफिम का अपवित्र स्वभाव जिसके रक्त से झील बनी थी, और कालकोठरी की स्वाभाविक रूप से अपवित्र लपटें जो स्वयं जल रही थीं। वह वर्तमान में अपने पसंदीदा पेड़ पर एक भूतिया नीला अंडा था जो काले धुएं से घिरा हुआ था, जो घूमता रहता था क्योंकि अंडा जितना संभव हो सके उतना अधिक मन खींचता रहता था। तभी अंडा टूट गया और एक तीखी चीख के साथ हॉक बाहर आया, अपने अंतरिक्ष के आकाश में उड़ता हुआ, अपने भूतिया काले ज्वलंत शरीर के पीछे एक धूमकेतु की तरह ऊर्जा का एक बादल छोड़ता हुआ। एवोल्यूशन 3 सक्रियण पूर्ण घोस्टफायर थंडरबर्ड डार्क फ्लेम फीनिक्स। नए कौशल प्राप्त डार्क फ्लेम पुनर्जन्म अपवित्र संक्षारण। डार्क फ्लेम अपवित्र तात्विक अग्नि, अग्नि और आत्मा को क्षति पहुंचाती है, पवित्र लक्ष्यों को अतिरिक्त क्षति पहुंचाती है। पुनर्जन्म, जब डार्क फ्लेम फीनिक्स नष्ट हो जाता है तो वह अपने घोंसले में बचे हुए मूल पंख से पुनर्जन्म लेता है। अपवित्र संक्षारण निष्क्रिय कौशल, अग्नि के हमले स्थायी क्षति पहुंचाते हैं जो पवित्र तत्व उपचार से प्रतिरक्षित होती है।
हॉक मूल नियम समझ, अग्नि 80%। हॉक अपने स्थान से बाहर निकल आया और डंगोन से यथासंभव ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया तथा अपने विकास और उन्नति को पूरा करने के लिए मरते हुए फॉलेन सेराफिम को ईंधन के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह अब मिथिक रैंक पर था, लेकिन यह अभी भी उसके अंदर बस रहा था, क्योंकि उसका शरीर अभी भी अपने नए रूप में अस्थिर था, जो अभी अभी पैदा हुआ था और पुनर्जन्म हुआ था। हॉक को एहसास हुआ कि सिस्टर रे का तरीका शुरू से ही सही था। उसे बस खून से पानी को जलाना था ताकि वह फंसी हुई ऊर्जा तक पहुंच सके। गिरे हुए सेराफिम बॉस ने हवा में उड़ान भरी, इस दुष्ट राक्षस को नष्ट करने के इरादे से जो उनके घर का सार निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हॉक तेज था और वह अकेला नहीं था जो उड़ सकता था। कैरा और काल दोनों बॉस से मिलने के लिए हवा में उछल पड़े, जिससे हॉक को अपने नए शरीर के साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ और कीमती सेकंड मिल गए। उसके बाद ही उसे बॉस से निपटने में उनकी मदद करनी पड़ी। जब चैंपियन की तलवार का सामना फॉलेन सेराफिम बॉस के अपवित्र ब्लेड से हुआ तो चिंगारियां उड़ने लगी और हॉक कम प्राथमिकता वाला लक्ष्य बन गया। सबसे पहले सीक्रेट कीपर को उस राक्षस आदमी से निपटना था जिसने उसे चुनौती दी थी। आग की लपटों ने बॉस को घेर लिया और काल के चारों ओर अनंत बिजली चमक उठी, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी तत्वों के विस्फोट में आपस में भिड़ गए। पवित्र और अपवित्र एक ही स्थान पर नहीं रह सकते थे और दोनों के हमलों का प्रतिघात उनकी लड़ाई के नीचे की इमारतों को नष्ट कर रहा था। इस हद तक कि हैंडक्लॉ ने स्वेच्छा से काल के साथ विलय करने का फैसला किया ताकि उसे अब उड़ती हुई ईंटों से न जूझना पड़े। हैंडक्लॉ विलय से होने वाली अतिरिक्त क्षति और हमले की गति काल को शारीरिक कौशल में लाभ देने के लिए पर्याप्त थी, और बॉस ने पाया कि वह अब उस शापित पक्षी का शिकार करने के लिए भाग नहीं सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, वह पहले इस आदमी से निपटेगा, फिर उस चिड़िया को ढूंढने जाएगा। उसे पता नहीं था कि ऐसा क्या हुआ था कि यह खतरा उसके घर तक आ पहुंचा, लेकिन वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करने वाला था। काल ने जब सेराफिम की छाती पर लात मारी तो वह घबरा गया, जिससे उसे एक नए कोण से हमला करने के लिए थोड़ी जगह मिल गई। अन्य लोग तेजी से अपने नीचे की अतिरिक्त लड़ाइयों को साफ कर रहे थे, जबकि काल की बॉस के साथ लड़ाई कालकोठरी को ही फाड़ने के लिए तैयार लग रही थी। कालकोठरी पर प्रतिबंधों के बारे में कुछ बदल गया था, क्योंकि अन्य सेराफिम केवल युद्ध में उतरने के लिए ही उड़ान भर पाए थे, लेकिन बॉस ने न केवल अपना मंच छोड़ दिया था, बल्कि वह आकाश में लड़ रहा था और वास्तविक कालकोठरी को नुकसान पहुंचा रहा था। वह सामान्य नहीं था। तहखाने में आने वाले लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन वहां रहने वाले कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। हे राक्षस, मैं आज तुम्हारा अंत कर दूंगा, बॉस ने वादा किया। ऐसे व्यक्ति के लिए बड़े शब्द जिसने अभी तक कैश बेजे का सामना भी नहीं किया है, काल ने मजाक में कहा, लंबी लड़ाई के कारण थकान से हौंफते हुए। कैरा भी हवा में उसके साथ शामिल हो गई थी, लेकिन बॉस को विचलित रखने के लिए उसके पीछे से कुछ हमले करने के अलावा उसका अधिकांश काम मुख्य बल की लड़ाई में हॉक की हवाई बमबारी की भूमिका को पूरा करना था। पुरस्कारों में कमी कालकोठरी ने उन्हें सूचित किया। इसका मतलब था कि वे अब 10 मिनट से यहाँ थे। ज्यादा देर नहीं, लेकिन काल ने पहले बॉस का सामना करने की जितनी उम्मीद की थी उससे ज्यादा। कालकोठरी में आगे बढ़ते हुए हॉक ने पूरी गली को भयानक काली आग से जला दिया, जिससे गिरे हुए सेराफिम के पंख चमक उठे। जानवर अब लगभग अंतिम बॉस के पास पहुंच चुके थे और वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था। जब तक काल इसे अपनी जगह पर बनाए रख सकता था, वे दौड़ पूरी कर सकते थे और यदि उसने लड़ाई पूरी नहीं की होती तो वापस आ सकते थे। बॉस को भी यही बात समझ में आए और उसने अपने हमले के कोनों पर काम करना शुरू कर दिया ताकि हर मुठभेड़ में वे समूह के और करीब आ सकें, लेकिन काल की गति इतनी थी कि प्रगति न्यूनतम थी। फॉलन सेराफिम जो सबसे अच्छा कर सकते थे वह था काल से अलग होकर उसकी हमले की सीमा से नीचे छलांग लगाना और कुछ दर्जन मीटर आगे बढ़ने से पहले काल का फिर से उन पर हमला करना और लड़ाई को जमीन पर गिराना। अब उनके कौशल और भी बराबरी पर थे, क्योंकि बॉस ने त्रिआयामी लड़ाई के कौशल का लाभ खो दिया था। मुझे वाकई किसी समय दाना से एक युद्ध शैली की किताब लिखवानी होगी। ऐसी एक किताब तो होनी ही चाहिए जिसका मैं उपयोग कर सकूं, उसने सोचा, जबकि कारा मन ही मन हंस रही थी। काल दाना जादूगर की तरह लड़ ही नहीं सकता था। एक तो उसका पैर इतना ऊपर भी नहीं उठ पाता था, वह ज्यादातर किक नहीं कर पाता था। ऊपर से ये ऑटोपैरिक वाले किसी व्यक्ति के लिए बनाया गया था और काल को वह कौशल भी नहीं आता था। ओह, हमें एक नई बहन मिल सकती है जो इंसानों की तरह लड़ती हो। ये काम कर सकता है, राय ने सुझाव दिया। उनके पास पहले से ही हैंडक्लॉ और एपिक गार्ड थे, लेकिन उसकी लड़ने की शैली कोई हुनर नहीं थी। खैर, शायद वे असली बहनें नहीं थीं। एक तो हथियार थी और दूसरी बुलाई हुई, इसलिए शायद उनकी गिनती न हो। हैंडक्लॉ ने काल को युद्ध शैलियों को समझने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हैंड की तरह नहीं बना था और हथियार की युद्ध शैली के लिए ऐसे अंगों की आवश्यकता थी जो कई दिशाओं में मुड़े हों। चोटों की संख्या बढ़ने के साथ बॉस धीमा हो रहा था, लेकिन समूह के बाकी सदस्य पहले से ही कालकोठरी के दूसरे बॉस पर थे और यह उनके संयुक्त हमलों के भारी वजन के नीचे तेजी से गिर रहा था।
ग्रेटर फॉलन सेराफिम, जैसा कि काल ने 4 पंखों वाले संस्करणों को नाम दिया था, बिजली की तरह तेज और अविश्वसनीय रूप से कुशल योद्धा थे। युद्ध में कार्नेज भी उन पर भारी नहीं पड़ सकता था। 2 भी एक पर नहीं, लेकिन 2 दर्जन अन्य गोलेम और 3 जानवर भी शामिल थे और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। अंतिम बचे लक्ष्य की मृत्यु से कालकोठरी की ऊर्जा में बदलाव आया, मानो हॉक के प्रयासों के प्रति उसका प्रतिरोध समाप्त हो गया हो। केवल काल और एक पराजित गिरी हुई सेराफिम ही बचे थे, एक ऐसे नरक में जहां एक भी इमारत खड़ी नहीं बची थी और रक्त के तालाबों का जीवन सार तेजी से ताज़ा विकसित डार्क फ्लेम फीनिक्स में बह रहा था। तुमने बहुत अच्छा मुकाबला किया, काल ने बॉस की सराहना की जब कारा पीछे से आ रही थी। जैसा तुमने किया, प्राणी ने उत्तर दिया। फिर इसकी शक्ति बढ़ गई और विस्फोट हो गया जब बॉस ने आत्मदाह शैली के हमले में खुद को बलिदान कर दिया, जिससे पूरा कालकोठरी अपवित्र आग में डूब गया। अनंत बिजली हमले के बल के तहत गिर गई और काल ने महसूस किया कि बेस्टियल रेमेंट कवच मंत्र पिघलने लगा है, इससे पहले कि वह समूह पर रक्षात्मक मंत्र को वापस ले सके, और उसके उपचार ने झुलसे हुए फर के नीचे फफोले और झुलसे हुए मांस को ठीक करने के लिए काम किया। 2/10 देखने में मज़ेदार, बदबू बहुत बुरी है, मैं इसकी सिफारिश नहीं करता, कारा ने टिप्पणी की जब बॉस की आखिरी राख हवा में तैर रही थी। सोलो चैलेंज पूरा हुआ, 2 समय आधारित दंड लागू। पुरस्कारों की गणना। काल ने राहत की सांस ली, फिर दाना पर ध्यान केंद्रित किया जो इस समय दूसरे बॉस की ओर जाते हुए राक्षसों से लड़ रही थी। वह अच्छा कर रही थी और मरहम लगाने वाले ने उसे अपने गोलेम पर ज्यादा मैना खर्च करने से बचा लिया था। वह एक अग्रिम पंक्ति की योद्धा की भूमिका निभाने का भी अवसर ले रही थी, जो उसे बहुत कम ही मिलता था। यह उसकी सहनशक्ति पर काम करने और अपने युद्ध कौशल को बनाए रखने का एक अच्छा अवसर था ताकि वे अनुपयोगी होने पर कमजोर न पड़ जाएं। वह अखाड़े के लिए बहुत मजबूत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। पुरस्कार प्रदान किया गया अपवित्र पशु परिवर्तन की कौशल पुस्तक पशु मास्टर उपवर्ग के लिए विशिष्ट अपवित्र तत्व का एक महाकाव्य श्रेणी का पशु या पशु रूप प्रदान करता है। तियान ने काल के हाथों में किताब देखकर भौहें चढ़ाईं। यह उनकी ज़रूरत के बिल्कुल विपरीत था, लेकिन यह एक एपिक ग्रेड कौशल था, इसलिए ये रूपांतरित उपयोगकर्ता को एक एपिक ग्रेड शरीर प्रदान करेगा, भले ही वह एक घटिया अपवित्र जानवर ही क्यों न हो। इसे आजमाएं, देखते हैं काल क्या बन सकता है, कैरा ने सुझाव दिया। काल ने कौशल का उपयोग किया और अपवित्र जानवर परिवर्तन को सक्रिय किया। फॉर्म का निर्धारण। जानवर दानव कौवा, डेमी बीस्ट टेंगू। जैसा कि काल ने याद किया, टेंगू प्रजाति कौवा दानव का एक रूप थी जिसके बड़े काले पंख थे, इसलिए दोनों रूप आपस में जुड़े हुए थे, जिनमें से एक जानवर का पशु रूप था। उसे आश्चर्य हुआ, अगर वह इसे दाना को दे दे तो क्या वह एक राक्षसी लोमड़ी बन जाएगी, छोटी, काली और रोएदार। ये सुनने में तो बहुत प्यारा लग रहा था। तियान ने भौहें चढ़ाईं। ये बात तो प्यारी लग रही थी, लेकिन अनहोनी तो अभी भी उनके इरादे के बिल्कुल उलट थी। उसे एक दिव्य लोमड़ी होना चाहिए था, कोई गिरी हुई लोमड़ी नहीं। काल ने जानवरों को पवित्र बनाम अपवित्र जानवरों के गुणों के बारे में बहस करने दिया, जबकि हॉक ने नए कौशल का परीक्षण किया। उसका प्राकृतिक रूप अब 30 मीटर लंबा, काली लपटों से ढका हुआ फीनिक्स बन गया था, लेकिन इस कौशल ने उसे एक राक्षस कौवे में बदल दिया जो उसके मूल विंड स्पीड हॉक रूप से थोड़ा ही बड़ा था और जिसके पंख 2 मीटर लंबे थे। ये काल कोठरी के अंदर या सार्वजनिक स्थानों पर भी अविश्वसनीय रूप से उपयोगी होगा। इससे उसे अपने घोस्टफायर ट्री में बैठने के लिए और भी अधिक जगह मिल गई। कुल मिलाकर इस हुनर के लिए उन्हें 9/10 मिले। बस अफसोस की बात थी कि वह बाज नहीं बल्कि कौवा था। क्या हमें बाहर जाकर दाना जादूगरनी के काम खत्म होने का इंतजार करना चाहिए? काल ने टीम से पूछा। रे ध्यान से कालकोठरी का निरीक्षण कर रहा था और कारा लूट जैसी दिखने वाली हर चीज को वहां से हटा रही थी, लेकिन हॉक ने अपनी उन्नति के लिए सारी छिपी हुई ऊर्जा खर्च कर दी थी, इसलिए वहां कुछ भी लेने लायक नहीं बचा था। ठीक है बॉस, कैरा सहमत हो गई, फिर अपने स्थान पर लौट गई। अन्य लोग भी उनके पीछे चले गए और काल कालकोठरी से बाहर निकल गया, जहां कुछ दर्जन मिथिक साहसी लोग दिन के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे। खैर, मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि इसे ढूंढने वाला मैं ही था, लेकिन हो सकता है कि इसे पूरा करने वाला मैं पहला व्यक्ति रहा हूँ। इस कालकोठरी में एक चुनौती मोड है, अकेले या जोड़े में। कालकोठरी बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी, बस इनाम हर 10 मिनट में कम होता जाता है। मुझे टोटेम रैंक वाली कई बेतरतीब वस्तुएं और सामग्रियां मिलीं जो अपवित्र तत्वों की ओर ज्यादा झुकी हुई थीं, और एक स्किल बुक जिसका मैं पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूं। काल ने उन्हें बताया। सबसे नज़दीकी मित्स ने सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा है, आसान नहीं है, लेकिन इनाम में एक स्किल बुक मिलना किसी भी उपकरण से बेहतर है। ब्लू ड्रैगन्स को बुक लीज पर देकर आप जितना पैसा कमा सकते हैं वह पूरी तरह से सार्थक है। भीड़ में से एक स्वर में सहमति की आवाज़ उठी और आखिरकार किसी ने पूछा कि उसे कौन सा हुनर मिला है।
वह महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे सब भूल गए थे। यह एक महाकाव्य श्रेणी का रूपांतरण कौशल है, एक अपवित्र तत्व जानवर में। ऐसा लगता है कि यह यादृच्छिक है और पहली बार इस्तेमाल करने पर ही दिया जाता है क्योंकि यह मंत्र विवरण में निर्दिष्ट नहीं है। काल ने कहा। कुछ योद्धा असंतोष में बड़बड़ाने लगे। इससे उन्हें बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। एपिक ग्रेड का शरीर तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक जानवर की तरह लड़ना पड़ा। वे क्या थे? डेर्यूड। ऐसा कौशल तो उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए था। इसलिए इसका मूल्य सीमित होगा, लेकिन यह अभी भी एक महाकाव्य ग्रेड कौशल था। मुझे आश्चर्य है कि क्या दूसरी जोड़ी ठीक है, दर्शकों में से एक ने सोचा। वे कुछ मिनट पीछे हैं, लेकिन जल्द ही बाहर आ जाएंगे। मुझे लगता है कि कम से कम मेरा गिल्ड सदस्य तो ठीक है, काल ने जवाब दिया। लेकिन अगर आप अकेले अंदर जाएंगे तो आप पूरे तहखाने को चुनौती दे पाएंगे, है ना? पीछे की पंक्ति में बैठे किसी ने पूछा। ये सही है, कौन इसे आजमाना चाहेगा? काल ने पूछा। देव चेहरे पर मुस्कान लिए आगे की पंक्ति में आ गया और काल हंस पड़ा। आपके पास गोलेम है ना? या उनके समकक्ष कोई चीज? उसने पूछा। देव ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही, मेरे पास स्पिरिट गार्डियन है, बिल्कुल नीला के जैसे। हम तीनों के साथ यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरे पास कुछ नए उपकरण हैं और एक डेर्यूड होने के नाते मेरे पास बहुत सारी आत्मचिकित्सा क्षमता है। काल ने उसके कंधे पर थपथपाया और अपवित्र जानवर परिवर्तन को डेर्यूड को हस्तांतरित कर दिया, जिसने उसे आंख मारी, फिर द्वारपालों को कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए भुगतान किया। कुछ ही मिनटों में आप सभी से मिलूंगा, उन्होंने घोषणा की और फिर गेट से बाहर चले गए। वह डेर्यूड पागल है, किसी ने बुदबुदाया। हालांकि वो एक जबरदस्त बदमाश है। अगर और भी लोग हैं जो अकेले ही कालकोठरी के बॉस को हरा सकते हैं, तो शायद वो उनमें से एक है, एक हटे कट्टे योद्धा ने जवाब दिया। कालकोठरी में देव ने तुरंत अपना नया रूपांतरण सक्रिय कर दिया, ये देखने के लिए कि वह किस में बदल जाएगा। अपवित्र जानवर परिवर्तन अंडरवर्ल्ड प्राइमल टाइगर। बाघ का रूप कंधे से 2 मीटर ऊंचा था, लेकिन लंबाई लगभग 6 मीटर थी। उसके बड़े हुए शरीर की अदम्य शक्ति वाकई प्रभावशाली थी और देव खुशी से गड़गड़ाते हुए अपने आत्मा रक्षकों को पुकारने लगा। पुरस्कार हर 10 मिनट में कम होते जाते हैं। शुरू। देव के अंदर आते ही दाना थका हुआ सा बाहर आया। व्हाइट ड्रैगन मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था, पर थोड़ा खुश भी लग रहा था। क्या हम पहले बाहर निकले हैं? उसने पूछा। उसके सबसे निकट खड़े योद्धा ने अपना सिर हिलाया, फिर काल की ओर इशारा किया, जो हॉक को पकड़ने के लिए मांस के टुकड़े हवा में उछाल रहा था। दाना एक पल के लिए उस दृश्य को देखती रही। ये पूरी तरह गलत था, लेकिन किसी तरह सही भी था। रुको, ये हॉक है। ये कब छोटा हुआ? उसने पूछा। नया हुनर, आप इसका उन्नत असली रूप बाद में देखेंगे, काल ने समझाया। शाबाश दोस्त, मुझे पता था कि देर सवेर तुम इस बाधा से पार पा ही लोगे। उसने खुश पक्षी को बधाई दी। हॉक उसके कंधे पर उतरा और एक क्षण के लिए आगे पीछे नाचता रहा, फिर वापस उड़ गया। यह एक अच्छा विचार प्रतीत हुआ, लेकिन दाना का कंधा काल के कंधे जितना बड़ा नहीं था। इस पक्षी का क्या हुआ? क्या ये स्टेरॉइड पर रखे रेंजर के पालतू जानवर जैसा है? एक योद्धा ने पूछा। दरअसल यह एक डार्क फ्लेम फीनिक्स है, जिसे सार्वजनिक रूप से परेशानी में न डालने के लिए रूपांतरित किया गया है, काल ने धूर्त मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? काल ने अपना सिर हिलाया जब हॉक आकाश में और आगे बढ़ गया और रूपांतरित हो गया, जिससे उसका शरीर अपवित्र लपटों में बदल गया और उसके पीछे घना काला धुआं फैल गया। वह आकाश में एक विशाल हृदय बनाने के लिए एक लूप में उड़ गया और फिर वापस दानव कौवे में बदल गया, ताकि वह काल से मांस का एक और टुकड़ा छीन सके। दाना ने प्रशंसा में सीटी बजाई। हॉक ने इस परिवर्तन के लिए वाकई पूरी कोशिश की, लेकिन शुद्ध अग्नि नहीं। मुझे आश्चर्य है, काल ने कंधे उचका दिए। वह पहले घोस्टफायर थंडरबर्ड था, इसलिए वह शुद्ध अग्नि भी नहीं थी। लेकिन उसकी उन्नति के दौरान फॉलन सेराफिम कालकोठरी की प्रकृति ने ही उसे यह रूप पाने में मदद की। कालकोठरी के अंदर आगे बढ़ना वास्तव में कुछ जानवरों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। दाना काल से टकराए। क्या हम वापस जाने के लिए तैयार हैं? काल ने सिर हिलाया। देव कालकोठरी को चुनौती देने गया था। दाना ने भौहें चढ़ाईं। यह शायद एक बुरा विचार है। पहले बॉस को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा नुकसान की जरूरत होती है। देव मजबूत है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। हो सकता है कि वह पहले बॉस पर तब तक फंसा रहे जब तक वह पूरी तरह थक न जाए, और फिर यह उसकी सहज प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा कि वह बाहर निकल पाता है या नहीं। काल ने सिर हिलाया। खैर, अंदर आना उसकी मर्जी थी और मैं उसे रोकने वाला नहीं था। हमें बस देखना होगा कि वह कैसा करता है। अगर तुम्हें जल्दी है तो मुझे यकीन है कि हम बाद में पता लगा लेंगे। इतनी भी जल्दी नहीं है कि हम 30 मिनट इंतजार न कर सकें कि डेव सोलो चैलेंज में कैसा प्रदर्शन करता है, खासकर जब वो डेव ही है। क्या अब कालकोठरी में कोई और भी है? उसने पूछा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अंदर कुछ नियमित टीमें हों।
गेट गार्ड्स ने सिर हिलाया। सब लोग तुम्हारे ग्रुप के वापस आने का इंतजार कर रहे थे ताकि पता चल सके कि क्या वाकई कोई मुश्किल मोड है, लेकिन हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह एक और चुनौती वाला मोड होगा। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक चैलेंजर और एक हीलर भेजते हैं जो कुछ नुकसान कर सकता है, तो वे डुओ मोड में खेल सकते हैं और यह कार्नेज के खिलाफ चुनौती जितनी मुश्किल नहीं है, काल ने सुझाव दिया। दाना हंसी। हालांकि यह सच था कि फॉलन सेराफिम अपने डार्क एनर्जी हमलों और डराने वाले प्रभाव से भयानक थे। कार्नेज एकल युद्ध में एक नितांत राक्षस था और यही वह था जिसे उसने बॉस से निपटने के लिए तैनात किया था। तो क्या डार्कलाइट होस्ट एक भाड़े का गिल्ड है? माइथिक योद्धाओं में से एक ने पूछा, क्योंकि उसे दुर्लभ विशेष वर्गों को नियुक्त करने की क्षमता की संभावना दिख रही थी। दाना ने सिर हिलाया। हम एक क्राफ्टिंग गिल्ड हैं और शहर के केंद्र के पास बाहरी इलाके में एक युद्ध क्षेत्र चलाते हैं। हम अपने डंगोन कौशल से ज़्यादा अपनी बनाई हुई वस्तुओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ में हमारी किस्मत अच्छी रही है और हमें उनमें कुछ कठिन मोड भी मिले हैं। काल ने अपने कंगन उतारे और उन्हें ऊपर उठाया ताकि भीड़ देख सके कि उसने उन्हें बनाया है। वे दोनों टोटेम रैंक एपिक ग्रेड आइटम थे और जो कोई भी उनका निरीक्षण करता था उसे स्पष्ट रूप से पता चल जाता था कि वे काल द्वारा बनाए गए थे। मैं समझ सकता हूं कि लोग तुम्हारे बारे में यही क्यों याद रखेंगे। ये आंकड़े तो लाजवाब हैं। क्या तुम इन्हें बेचते हो? योद्धा ने पूछा। काल ने सिर हिलाया। अच्छी चीज़ें खुले बाजार में नहीं मिलती। अमर रीजेंट ने हमें इन चीज़ों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ न करने को कहा था, लेकिन हम इन्हें अपने अलायंस सदस्यों के लिए बनाते हैं। पीछे से एक आवाज़ हंसी। यही तो वह चाहता है कि लोग उसे सबसे ज़्यादा पहचानें। मॉन्स्टर मैन अगले साल के डंगोन ड्यूल्स में कुछ चुनौती देने वालों को डराने वाला है। उसने अभी अभी मिथिक रैंक हासिल की है और वह पहले से ही महाद्वीप के सबसे ताकतवर द्वंद्ववादियों में से एक है। जेरोम के भीड़ से बाहर निकलने से ठीक पहले काल को एहसास हुआ कि वह आवाज़ परिचित थी। आह, गिल्ड लीडर जेरोम, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। काल ने उनका अभिवादन किया। अब मैं गिल्ड लीडर नहीं रहा। हमारे द्वंद्वयुद्ध के बाद गिल्ड ने मेरा पद छीन लिया। कुछ दूसरे योद्धा उसे हैरानी से घूर रहे थे। रुको, तुम कह रहे हो कि यह आदमी, यानी वह कारीगर, वही है जिसने तुम्हें एक उच्च पद के द्वंद्वयुद्ध में हराया था? पीछे से एक आवाज़ आई। ये सही है, मॉन्स्टर मैन अपने नाम के अनुरूप है। मैंने सुना है कि उसने डंगोन बॉस के खिलाफ एकल द्वंद्वयुद्ध में कार्नेज को भी हराया था और आपने अभी उसे पूरे फॉलन सेराफिम डंगोन की एक चुनौती पूरी करते देखा। मैंने एक अफवाह सुनी है कि अगले वर्ष हम एकाधिक मिथिक डंगोन के लिए चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि वह मिथिक रैंक तक पहुंच गया है और मेयर को डर है कि वह अपने अलायंस हाउस से पैदल दूरी पर स्थित हर डंगोन को ले लेगा। जेरोम सहमत हुआ। काल ने सोचा कि अगर वह ये बता दे कि यह फैसला अमर रीजेंट ने लिया था तो शायद इससे उसके मामले में कोई मदद नहीं मिलती। इनमें से कुछ लोग दूसरा मौका न देने की नीति से खुश नहीं होंगे। कई लोगों को शक था कि जेरोम की बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर है। जो कोई भी कार्नेज से द्वंद्वयुद्ध कर सकता है वह डंगोन चैलेंजेस के लिए एक बड़ा खतरा होगा। हालांकि इतनी बड़ी भीड़ के सामने और इस संभावना के बीच कि अगर वे काल को कुछ भी करना चाहें तो शायद वे चुनौती न जीत पाएं, आज कोई भी ऐसी शिकायत नहीं करने वाला था। आधे घंटे से थोड़ा अधिक समय बीतने के बाद देव पुनः बाहर आया। पसीने से लथपथ, अभी भी ठीक हो रहा था, लेकिन अपने आप से प्रसन्न दिख रहा था। एक ही बार में 2 महाकाव्य आइटम, अच्छे भी, उन्होंने घोषणा की। काल और डाना के अलावा कोई भी उसके अलायंस का सदस्य नहीं था, इसलिए वे उससे विवरण नहीं पूछते थे। बस ये जानना ही काफ़ी था कि आपको किस तरह की लूट मिल सकती है। एक ही दिन में 2 मिथिक रैंक एपिक ग्रेड आइटम इतने काफ़ी थे कि जो कोई भी ऐसा कर सकता था वह हफ्ते में कम से कम एक बार इस कालकोठरी को अकेले करने पर विचार करता। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि डेव के पास एक एपिक ग्रेड इमॉर्टल रैंक का हथियार था और काल के आने के बाद से वह अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए अपने उपकरणों को बदल रहा था, क्योंकि उसके पास सीमित अभेद्यता थी। वह भले ही टैंक निर्माण में विशेषज्ञता रखता हो, लेकिन उसका वास्तविक उपकरण शुद्ध क्षति पहुंचाने वाला था। फिर भी उसे बॉस को इतना नुकसान पहुंचाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी कि वह उन्हें उचित समय में गिरा सके। 5 लोगों के एक औसत समूह के लिए ये 15 मिनट का समय था। उसे इसमें 3 गुना समय लगा था। ये तथ्य कि वह इसमें कामयाब रहा प्रभावशाली था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उसका नुकसान औसत मिथिक डैमेज डीलर से केवल 2 गुना था, उसके सारे उपकरणों के साथ भी। उसे अपनी क्षति को बढ़ाने के लिए कुछ और विशेष कौशल खोजने की आवश्यकता थी ताकि वह इन चुनौतियों को पूरा कर सके। पूरी तरह से उपकरणों पर निर्भर रहना संभव नहीं था और अब तक उसने काल से कुछ बेहतरीन हुनर सीख लिए थे, लेकिन फिर भी यह काफ़ी नहीं था। हालांकि एपिक ग्रेड टाइगर रूपांतरण के लिए उस पर एक बड़ा एहसान जरूर था। उन पंजों ने गिरे हुए सेराफिम को सचमुच फाड़ डाला। अब जब तुम कालकोठरी से बाहर आ गए हो तो क्यों ना हम अखाड़े के डार्कलाइट लाउंज में डिनर के लिए चलें। मेरी दावत। काल ने देव की पीठ थपथपाते हुए बधाई दी।
क्या ये कोई नई और आकर्षक जगह है? कालकोठरी में उनका इंतजार कर रहे मित्स में से एक ने पूछा। सच में ऐसा ही है। आपको ज़रूर आना चाहिए और इसे ज़रूर देखना चाहिए। हमारे स्टाफ में मिस्टिक कुकिंग का हुनर है और खाना लाजवाब होना चाहिए। मुझे आज रात का स्पेशल चखने का मौका नहीं मिला है, लेकिन ये बुरा तो बिल्कुल नहीं होगा। काल ने सहमति जताई। काल के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि अरेना के सभी कर्मचारी उस कलाकृति के माध्यम से उससे जुड़े हुए थे और उन्हें उसी क्षण पता चल गया था जब उसने रेस्तरां में एक पूरे समूह को आमंत्रित किया था। जगह खचाखच भरी थी, लेकिन वीआईपी मेहमानों के लिए एक निजी कमरा खोलने का विकल्प था। काल ने शायद इनमें से ज़्यादातर लोगों से हाल ही में मुलाकात की थी, लेकिन यही एक जगह थी जहां उन्हें बिना इंतजार किए जाना था, इसलिए पुजारियों ने उनके लिए एक निजी कमरा तैयार कर दिया। जब वे द्वार से गुजरे तो हॉक का रूप बदल गया और वह काल के कंधे पर बैठ गया। ये दाना के कंधे से कहीं बेहतर था, क्योंकि वह सचमुच उसमें फिट बैठता था। अगर तुम्हें खाना चाहिए था तो बस मांगना था, भीख मांगने बाहर आने की ज़रूरत नहीं थी। काल ने उसे याद दिलाया। मुझे स्नैक्स चाहिए, हॉक ने जोर दिया, और काल को एहसास हुआ कि वह दानव कौवा की बात समझ सकता है, जैसा कि बाकी सभी लोग कर सकते हैं। क्या कौवा अभी बोला? मिथिक योद्धाओं में से एक ने पूछा, काल के पीछे पीछे आते हुए जैसे ही वे अखाड़े के पास पहुंचे। सच में, यह उसके लिए नया है, लेकिन कौवा रूप एक परिवर्तन मंत्र है। यह असल में एक डार्क फ्लेम फीनिक्स है। काल ने उसे सही किया। आह, यही तो बात है। फीनिक्स बुद्धिमान होते हैं और दानव कौवे भी बोल सकते हैं, कम से कम थोड़ा बहुत तो बोल ही सकते हैं। कुछ कुछ तोतों की तरह वे दर्जनों शब्द बोल सकते हैं, वो भी दानवों की भाषा में। लेकिन अगर वह सचमुच एक फीनिक्स है तो उसकी बुद्धि में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। योद्धा को एहसास हुआ। हालांकि इससे उसकी बेशर्मी दूर नहीं हुई। वह अब भी मेरे कंधे पर चढ़कर खाना मांग रहा है, जबकि मैं उसके लिए ऑर्डर कर सकता था। काल ने मजाक किया। काल दरवाजे के अंदर आगे चला गया, जबकि डाना कुछ कदम पीछे रह गई ताकि वह सभी की प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से देख सके। ये तो नामुमकिन है। वाह, क्या सजावट है, किसी ने इसे कैसे बनाया? एक मेहमान ने पूछा। डेव ने डाना की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, जरा रुको, उन्हें समझ आ गया होगा कि रेस्टोरेंट असल में मुख्य मंजिल जितना ही बड़ा है, लेकिन इस तरफ दूसरी दुकानें और एक अखाड़े का प्रवेश द्वार भी है। बाहर से देखने पर यह अखाड़ा प्रभावशाली था, लेकिन जो लोग सर्वश्रेष्ठ से भी बेहतर चीज़ों के आदी थे, उन्हें वास्तव में प्रभावित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। हालांकि ये रेस्तरां, जो जीवन भर की कमाई से सजा हुआ था, तुरंत ही मन को विचलित करने वाला था। बाकी भोजन करने वालों के सम्मान में, जिनमें से ज़्यादातर अपने आसपास के माहौल से हैरान और मंत्रमुग्ध दिख रहे थे, मित्स तब तक चुप रहे जब तक वे निजी कमरे में आकर बैठ नहीं गए। फिर सवाल शुरू हुए। क्या इस रेस्टोरेंट के पीछे कोई बड़ी ताकत है? कसम से, ये मिथिक रैंक के पवित्र पत्थर थे जिनका इस्तेमाल झूमर में रोशनी के लिए किया गया था। उनमें से एक आदमी ने पूछा। वे हैं, लेकिन असली नहीं हैं। सजावट एक भ्रम के साथ की गई है। इसलिए अगर गिल्ड को सबसे ताकतवर दुश्मनों का भी सामना करना पड़े, तो भी हमें तोड़फोड़ और चोरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमें बहुत नुकसान होगा। हम बस एक मंत्र से क्षतिग्रस्त आंतरिक वस्तुओं की मरम्मत और प्रतिस्थापन कर सकते हैं। काल ने समझाया। तो परिचारिका, क्या ये भी एक भ्रम है? काल हंसा। दुर्भाग्य से नहीं, वह मकड़ी देवी की एक असली उच्च पुजारिन है। यहाँ कई लोग काम करते हैं। उन्हें यहाँ का माहौल पसंद है। इससे मित्स पूरी तरह से हैरान रह गए। स्पाइडर प्रीस्टेस को ऐसा कुछ भी नहीं दिया जा सकता था जिससे वे दूसरों को परोसने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन इस रेस्टोरेंट में एक से ज़्यादा स्पाइडर प्रीस्टेस थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ही इसके लिए पैसे दिए हों? यदि यह उनका स्थान होता तो ये समझ में आता कि वे यहाँ निगरानी के लिए मौजूद थे। तो क्या यह हेल्वेन रेस्तरां है? एक अन्य ने पूछा। काल हंसा। बिल्कुल नहीं। हालांकि डार्क एल्व्स मांस खाते हैं। रसोईया कोई एल्फ तो नहीं है, और आज के खास व्यंजन आपको हैरान कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा था कि वे हमारे लिए हर चीज़ थोड़ी थोड़ी लाएं, पारिवारिक अंदाज में परोसें। कुछ ही देर बाद खाना बाहर आ गया और मेहमान उसे आश्चर्य से देखने लगे। अब ये तो बिजनेस विज्ञापन है। मैंने अभी तक अखाड़े का मैदान भी नहीं देखा है और मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूँ, एक महिला ने मजाक में कहा। दाना हंसी। खैर, अखाड़ा हमारे लिए नहीं है। यह एक मिथिक रैंक वाली कलाकृति है, लेकिन इसका मतलब है कि यह टोटेम रैंक और उससे कम रैंक वाले लड़ाकों के लिए है। यह मिथिक प्रतिद्वंदी और बाधाएं बना सकता है, लेकिन किसी को लड़ाई के दौरान उन्हें मजबूत करना होगा ताकि वे प्रतिक्रिया से क्षतिग्रस्त न हों। महिला ने बस कंधे उचका दिए। हम में से कुछ लोग मुकाबले देखना पसंद करते हैं, उन्हें शुरू नहीं करते। टोटेम रैंक वाले अखाड़े काफ़ी तमाशा होते हैं। बताओ, क्या तुम्हारे गठबंधन में ज़्यादातर कलाकार हैं? दाना ने सिर हिलाया। तुम गलत समझ रही हो। अखाड़ा इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि तुम तरह तरह के राक्षसों, गोलेम और यहाँ तक कि कालकोठरी के सरदारों में से चुन सकती हो।
यह कोई मंचित शो नहीं है, यह एक खुला युद्ध और प्रशिक्षण अखाड़ा है। ये बात उन्हें खाना बंद करने के लिए काफ़ी थी, लगभग। लेकिन हर कोई जाने के लिए इतना उत्सुक नहीं था। हॉक एक कुर्सी के पीछे बैठ गया था और कर्मचारी उसके लिए एक प्लेट लाए थे जिसमें उसके दानव कौवा रूप के अनुसार खाने की हर चीज़ परोसी गई थी। यह ऐसा था जैसे वह जागृत रैंक के गौरवशाली दिनों में वापस आ गया हो, जहां वह कैफेटेरिया में आ जाता था और लोग उसे खाना खिलाते थे। भोजन के समय छोटा होना निश्चित रूप से बेहतर था। इस कौशल को क्या कहते हैं? क्या यह ऐसी चीज़ है जिसे सीखा जा सकता है? एक योद्धा ने पूछा। यह मिस्टिक कुकिंग है और इसे ज़रूर सीखा जा सकता है, लेकिन हमारे पास इसे सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं है, इसलिए किसी गुरु को ढूंढना आसान नहीं होगा। इस हुनर वाले लगभग सभी लोग नारा ग्रुप अलायंस में शेफ के तौर पर पहले से ही काम कर रहे हैं, काल ने बताया। इससे जवाबों से ज़्यादा सवाल उठे, जैसे उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला, उन्होंने उन लोगों को कैसे ढूंढा जिनके पास ये था, और सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने किसी रसोइये को कैसे अपने जाल में फंसाया। खाना खत्म होते ही ग्रुप अलग हो गया और काल होटल वापस चला गया ताकि वह शांति से नए काम पर काम कर सके और साथ ही मुकाबलों का भी आनंद ले सके। क्या तुम मेरे साथ आओगी? उसने डाना के खाना खत्म करते ही पूछा। उसने सिर हिलाया। नहीं, मैं द्रोद के गिल्ड हाउस वापस जा रही हूँ। मैंने सैफायर को उसकी लाइब्रेरी के लिए कुछ और दुर्लभ हुनर देने का वादा किया था और फिर किसी को वहाँ के लोगों की जांच करनी होगी। कारीगरों का काम तो ठीक चल रहा होगा, लेकिन हमारे पास एक अनाथालय भी है जिसे शायद किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसके लिए वे डेविस से मांगने में शर्म महसूस करते हैं। हमें सचमुच उसे वेतन वृद्धि देनी चाहिए। वह इन दिनों दुकान में सिर्फ फ्लोर मैनेजर होने के अलावा और भी बहुत कुछ कर रहा है। तुम्हारी बात सही है। चूंकि हम बाकी कामों में व्यस्त हो गए हैं, इसलिए उसे द्रोद गिल्ड हाउस का प्रबंधन सौंप दिया गया है, और जब हमने उसे नीले ड्रैगन से घेर लिया है तो यह आसान नहीं होगा। काल ने सहमति जताई। दाना मुस्कुराए। मुझे लगता है कि नीले ड्रैगन ही हैं जो इसे व्यवस्थित रखते हैं। उन्हें अपने काम में कोई व्यवधान पसंद नहीं, इसलिए वे सब कुछ व्यवस्थित रखते हैं। हालांकि अब वहां पहले की तुलना में बहुत अधिक पर्यटक आ रहे हैं। काल ने आह भरी। तुम्हारी बात सही है, मुझे वहां होना चाहिए था। मेरे पास इतने सारे हुनर हैं कि उन्हें नीले ड्रैगन के पास भी जाना होगा। अगर मैं उससे हुनर छिपा लूंगा तो सफायर मुझे माफ़ नहीं करेगी। इसके अलावा मैं उसके प्रयोगों में ज़्यादा कुशलता से मदद कर सकता हूँ। फॉलो मी लिटिल वन ऐसा कौशल नहीं था जिसे कोई भी अन्य विद्यार्थी उपयोग कर सके, इसलिए उन्हें परीक्षण विषयों को सिखाने के लिए कौशल पुस्तकें लिखनी पड़ीं। पुस्तकालयाध्यक्षों को वास्तव में इस काम से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन यदि ज्ञान फैलाने का कोई और अधिक प्रभावी तरीका होता तो वे उसे पसंद करते। और इस तरह काल और डाना दोनों कार्यशाला क्षेत्र के सराय में काम करने की मेज पर पहुंच गए, जहां उन्हें सदियों पुराने नीले ड्रैगन द्वारा अनुपस्थित प्रबंधक होने के बारे में व्याख्यान दिया गया। एक बार जब आप कोई परियोजना शुरू कर देते हैं तो आपको उसे पूरा करना होता है। आप हर कुछ दिनों में कुछ नया शुरू करने के लिए दौड़ नहीं सकते। सफायर ने शिकायत की। हालांकि हमारे पास काफ़ी कुछ चल रहा है। वॉरियर प्रोजेक्ट, डनगॉन प्रोजेक्ट, नियमित फंडिंग छापे, सामग्री छापे, अखाड़ा, टीमों के लिए नया गियर, और फिर डार्कलाइट होस्ट के लिए गठबंधन बनाने हेतु राजनीतिक बैठकें। काल ने बताया। यही तो मेरी बात है। नई चीज़ें शुरू करना बंद करो। दाना ने उसे आंख मारी। तुम भूल गए कि हमें बेबी ड्रैगन अनाथालय चलाने के लिए रेड ड्रैगन्स में से केयरटेकर भी ढूंढने हैं। उनके अंडे फूटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और अभी भी बहुत सारे आवेदक हैं। नीलम ने उसकी चिंता को टाल दिया। मैंने ये काम संभाल लिया है। नीले ड्रैगन कुछ शिक्षक भेजेंगे, सफ़ेद ड्रैगन एक समर्पित चिकित्सक भेज रहे हैं, चांदी के ड्रैगन ने एक जादुई शोधकर्ता नियुक्त किया है, और वे लाल ड्रैगन के बीच इस बात पर होने वाले विवाद में मध्यस्थता करेंगे कि नवजात शिशुओं की देखभाल कौन करेगा। अराजकता। कैरा खुश हुई। ओह, इससे मुझे याद आया, मुझे एक नया कौशल मिला है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई अराजकता तत्व संरेखित स्वयंसेवक है। मेरे पास एक कैश ड्रैगन संविधान कौशल है जो महाकाव्य ग्रेड का है, और अगर कोई इसका उपयोग कर सकता है तो ये काफ़ी लोकप्रिय हो सकता है। इसके अलावा शमनों के लिए एक एलिमेंटल क्रोध टोटेम, अपवित्र और अग्नि के लिए डार्क फ्लेम भी है, जो कि अधिकांश क्रोध दानवों के लिए होना चाहिए, और महाकाव्य ग्रेड पर अपवित्र जानवर परिवर्तन। काल ने कहा। ओह, बस इतना ही? नीलम ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। नहीं, लेकिन आज के लिए तो ठीक है। सफायर ने आह भरी, फिर सिर हिलाया। आपके ज़्यादातर कौशलों के लिए हमारे पास स्वयंसेवक हैं, लेकिन कैश टाइप कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल किसी को ढूंढना आसान नहीं होगा। हम कुछ बीस्टिकिन के साथ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे अनपेक्षित विकास और अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। आप इसे बेजरों को दे सकते हैं, दाना ने सुझाव दिया। बूढ़े नीले ड्रैगन ने उसे ऐसी नज़र से देखा जिससे लगा कि बेजरों को अधिक मजबूत शरीर देना वह आखिरी काम है जो वह कभी नहीं करना चाहेगी। लेकिन दाना सही थी।
बेज प्रजाति के जानवर ही इस कौशल का इस्तेमाल करने में सबसे ज्यादा सक्षम थे। ठीक है, मैं तुम्हारे संविधान कौशल को सीखने के लिए किसी योग्य व्यक्ति का इंतजाम कर दूंगी। मेरे पास यहाँ एक जादूगर भी है जो टोटेम रूप सीख सकता है, और एक से ज्यादा उपयुक्त दानव भी हैं। दरअसल एशब्रिंगर काम पर जाते समय यहाँ आ ही जाना चाहिए। वह अक्सर नाश्ता लेने के लिए रुकता है। सफायर ने सहमति जताई। डार्क फ्लेम्स भले ही राक्षसी ग्रैंडमास्टर स्मिथ से पूरी तरह मेल न खाती हों, लेकिन वे बहुत बहुत करीब थीं। वे उस राक्षसी आग से भी ज्यादा शक्तिशाली थीं जिसका इस्तेमाल उन्होंने पहले ही कर लिया था। लेकिन अब जब उसने इस बारे में सोचा तो काल को एहसास हुआ कि कार्यक्षेत्र में एलिमेंटल क्रोध टोटेम जोड़ने से उन्हें एलिमेंटल हथियार बनाते समय भी बोनस मिलने की संभावना है। तकनीकी रूप से ये केवल एलिमेंटल हमलों में ही नुकसान बढ़ाता है, लेकिन जब आप ऐसी वस्तुएं बना रहे होते हैं जो एलिमेंटल नुकसान बढ़ाती हैं, तो इस प्रभाव के सक्रिय होने से उस वस्तु पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है जिसे आप बना रहे हैं। अपना नाम सुनते ही एशब्रिंगर ने दरवाजे में सिर डाला और पूछा, कोई मुझे बुला रहा था? बिल्कुल सही समय है, काल तुम्हें एक हुनर सिखाने वाला है, सफायर ने समझाया। एशब्रिंगर बस वहां चला गया और इंतजार करने लगा। उसे इस बात से कोई खास हैरानी नहीं हुई कि काल अब क्या कहेगा। अगर उसे ये भी बताया जाता कि काल के पंख हो गए हैं और वह ड्रैगन से भी तेज उड़ना सीख गया है, तो भी दानव बस सिर हिलाकर उसे उस असामान्यता का हिस्सा मान लेता जो उसके गिल्ड लीडर की थी। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करता है कौशल डार्क फ्लेम को समर्पित लोहार एशब्रिंगर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। दानव ने अपने हाथ पर एक काली लौ जलाई जो कमरे की रोशनी सोख रही थी, और फिर मुस्कुराते हुए उसे बुझा दिया। ओह, ये क्रोधी दानवों के लिए बिल्कुल सही है। अग्नि और अपवित्र तत्व मिलकर दानवों के लिए सबसे अद्भुत हथियार बनेंगे। मुझे बस बोनस और सामग्रियों को उनके योद्धाओं के प्रकार के अनुसार ढालना होगा और उन्हें रूनक्राफ्टर्स तक पहुंचाना होगा। काल हंसा और लोहार ने कंधे उचका दिए। क्या तुम्हें अंदाजा है कि इनके यहाँ होने से मेरा कितना समय बचता है? हथियार में ज़रूरी बोनस डालने में दिन बिताने के बजाय मैं बस इन्हें उस पर खींचकर काम चला सकता हूँ। रूनक्राफ्टिंग टीम की किशोर ओनी डैमन वैंडी डाना को गले लगाने आई और डाना उसे गोल गोल घुमाते हुए हंसने लगी। जानती हो, हमें तुम्हारे लिए भी कोई तोहफा लेना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें नए नए मंत्र कितने पसंद हैं। अब बताओ, तुम्हें किस तरह के मंत्र की ज़रूरत है? डाना ने छोटी सी डैमन को चिढ़ाते हुए पूछा। मुझे भी लपटें चाहिए। मैं एक दानव हूँ, एक असली दानव। कोई कारण नहीं है कि मेरे पास एक नया शानदार आग का गोला न हो। काल ने कंधे उचकाए और कौशल को पुनः सक्रिय कर दिया। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करता है कौशल डार्क फ्लेम जिज्ञासु जादूगरनी वैंडी को हस्तांतरित किया जाएगा। वैंडी के चेहरे पर एक खालीपन छा गया और काल को एहसास हुआ कि उसे क्लास चेंज इंटरफेस में भेज दिया गया है। वह सिर्फ एक रॉयल रैंक मैच थी और हाल ही में आगे बढ़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नया मंत्र उसे एक नया क्लास चुनने का मौका देने के लिए काफ़ी था। सफायर ने अपना नोटपैड तैयार रखते हुए ध्यान से देखा। हो सकता है कि यह उसके नियोजित प्रयोगों का हिस्सा न हो, लेकिन यह एक कौशल प्रेरित उन्नति थी और इसे उनकी रिपोर्ट के लिए दस्तावेजित करना जरूरी था। अगर डार्क फ्लेम, एक ऐसा मंत्र जिसके साथ बड़ी संख्या में दानव संगत होंगे, एक उन्नत वर्ग ट्रिगर था, तो इसे गोलेम मंत्रों के ठीक पीछे प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। उसके पीछे हुई दुर्घटना की आवाज ने काल का ध्यान भटका दिया और उसने समय रहते मैच जोन्स को पकड़ लिया, जिसने अपनी बेटी में परिवर्तन को महसूस कर लिया था और वह इतनी तेजी से पोर्टल से भागता हुआ आया कि रुक नहीं सका। उफ, ये लो, निश्चिंत रहो, उसे अभी अभी एक नया मंत्र मिला है और उसने वर्ग परिवर्तन मेनू सक्रिय कर दिया है। वैंडी को कोई खतरा नहीं है, काल ने ओनी दानव को पकड़ते हुए समझाया, जो अपनी जादुई विग पहने बिल्कुल इंसानी लग रहा था। जादूगर ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि इसने कुछ बदल दिया है। मैं उसकी शक्ति में असंतुलन महसूस कर सकता हूँ जो शुद्ध रहस्यमय जादू से दूर हो रही है। काल ने भौहें चढ़ाईं। उसने जो नया मंत्र मांगा था वह पवित्र अग्नि का एक रूप है। ये सभी प्रकार के राक्षसों के लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन क्रोधी राक्षसों के लिए ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि वे पहले से ही अग्नि के प्रति बहुत अनुकूल हैं। वैंडी के पिता ने सिर हिलाया। तो फिर मुझे लगता है कि यह नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन ओनी दानव स्वाभाविक रूप से अपवित्र नहीं होते, हम जादुई दानव का एक रूप हैं, इसलिए हम रहस्यमयी हैं। हालांकि वैंडी नीले ड्रैगन और जिलास के गिल्ड मास्टर ह्यूगो के साथ बहुत ज्यादा समय बिताती है। वे सभी उसे हर हफ्ते नए नए मंत्र सिखा रहे हैं और मैं अब और नहीं सीख सकता। डाना हंसी और उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हारी बच्ची बड़ी हो रही है। लेकिन वैंडी में ज्ञान की ऐसी अतृप्त लालसा है कि ड्रैगन उसकी मदद करने से खुद को नहीं रोक पाते और ह्यूगो बस किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता है जिसके साथ वह मंत्र सिद्धांतों पर चर्चा कर सके। दाना के वर्णन पर जादूगर हंस पड़ा। ये तो बिल्कुल उसकी वैंडी जैसा लग रहा था। मौका मिलने पर वह दोस्त बनाने में कमाल की थी, लेकिन अगर आप उसे जादू पर बात करने का मौका देते तो वह रुकती ही नहीं। धीरे धीरे वैंडी की आंखें खुल गईं और काल को एहसास हुआ कि वह स्क्रीन पर काम पूरा कर चुकी है,
लेकिन अपने नए कौशल विकल्पों में डूबी हुई है और अपने पास बचे हुए कौशल अंक खर्च कर रही है। वह जानता था कि उसके पास रूनक्राफ्टिंग एक ट्रेड स्किल है और चीज़ें बनाने से उसे स्किल पॉइंट मिल सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि उसने अपने हुनर दिखाने के लिए जितनी मेहनत की हो, उसमें से कुछ पॉइंट उसके पास बच गए हों। अच्छा, आपने क्या निर्णय लिया? काल ने पूछा जब युवा जादूगरनी ने अंततः अपनी उन्नति संबंधी सभी निर्णय ले लिए। खैर, इसने मुझे ढेर सारे वर्ग विकल्प दिए, लेकिन उनमें से ज़्यादातर बुनियादी जादूगर से जुड़े थे। अब यह मज़ेदार है और मुझे नए मंत्र पसंद हैं, लेकिन वे उन मंत्रों से मिलते जुलते थे जो मैं पहले से जानता हूँ, समझ रहे हैं? तो मैंने एक ऐसा तरीका चुना जो थोड़ा अलग था। इस क्लास का नाम डेमोनिक एरे मास्टर है और यह मुझे अपनी रूनक्राफ्टिंग का इस्तेमाल करके डार्क फ्लेम्स से हवा में मंत्र लिखकर स्पेल सकल बनाने की सुविधा देता है। लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव वाले बड़े चमकदार मंत्र जैसे जादुई वस्तुएं बनाना, लेकिन वस्तु के बिना। वेंडी को अपनी कक्षा के चयन पर स्पष्ट रूप से गर्व था क्योंकि उसने एक छड़ी निकाली और हवा में एक रक्षात्मक वार्ड लिख दिया तथा अपने चारों ओर एक काली दीवार बना ली। देखा, यह मेरी सामान्य बाधाओं से भी ज्यादा मजबूत है क्योंकि मुझे रून्स के बारे में बहुत कुछ पता है और मैं अपनी इच्छानुसार प्रभाव लिख सकती हूँ, उसने कहा। उसके पिता ने सिर हिलाया। वे थोड़े धीमे हैं लेकिन बहुत प्रभावशाली हैं। शाही रैंक में ज्यादातर ऐसे नहीं होंगे जो आपकी सेना को हरा सकें। बेशक उसे हमेशा रॉयल रैंक पर ही नहीं रहना था। रैमी के पास ऐसे पोशन थे जो बॉटलनेक के करीब पहुंचने पर उसे आगे बढ़ने में मदद करते, लेकिन वह कमांडर रैंक पार करने के लिए पहले ही एक पोशन इस्तेमाल कर चुकी थी और वह अभी भी एक बढ़ती हुई लड़की थी। रैमी भी उसकी प्रगति में ज्यादा बाधा डालने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। इससे वह बहुत जल्दी बड़ी हो सकती थी और छोटी और प्यारी नहीं रह सकती थी। उसके पिता को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। अब जबकि उनकी शोध प्रेमी बेटी हवा में ही रेखाएं बना सकती है, तो क्या इससे उसे घर पर पारिवारिक भोज के लिए आने के बजाय उस बड़े जादूगर के साथ घूमने फिरने में ज्यादा समय बिताने की प्रेरणा नहीं मिलेगी? वह उसके घर से 2 मिनट की दूरी पर रहने वाली थी, जहां वह जब चाहे तब उसके घर आ सकती थी, न कि किसी पोर्टल के दूसरी ओर और महाद्वीप के आधे पार, जहां उसका साथ देने के लिए कोई मिथकीय जादूगर हो। वह उससे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था? यद्यपि काल उस आदमी की दुविधा को ठीक से नहीं समझ पाया, लेकिन वह मैज जोन्स के चेहरे पर चिंता स्पष्ट रूप से देख सकता था। क्यों ना आप एक दिन ह्यूगो को बुला लें? वह बहुत मिलनसार है और मुझे यकीन है कि वह अपने नए दोस्त के परिवार से मिलकर बहुत खुश होगा, काल ने सुझाव दिया। वेंडी ने उत्साह से ताली बजाई। ओह, हम उसे वो नए व्यंजन दिखा सकते हैं जो हमने खोजे हैं। अब हमारे किचन में मिथिक कुक्स हैं, तो ढेरों विकल्प हैं और हर किसी को वो चीज़ें पसंद नहीं आती जो दानवों और बौनों को पसंद आती हैं, इसलिए हो सकता है उसने अभी तक उन्हें चखा ही न हो। काल को ये एक खतरनाक प्रस्ताव लगा। कौन जाने बिना देखरेख के रसोई में क्या क्या पकवान बन जाते, या उससे भी बदतर, जब लोड्स की देखरेख में रसोई में क्या क्या होता। इस तमाशे के लिए गुफा से कई गैर ड्यूटी कर्मचारी एकत्र हुए थे और हर कोई वेंडी को उसकी उन्नति के लिए बधाई देने का अवसर चाहता था। काल के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि इस यात्रा में वे सभी लोग भी आ गए जिनसे उसे बात करनी थी। डेविस, भागो मत, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, काल ने पुकारा जब उसकी नज़र थके हुए गिरे हुए सेराफिम पर पड़ी। डेविस ने उसे शक भरी निगाहों से देखा। जब आप कहते हैं कि मेरे लिए अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, तो इसका मतलब हमेशा ज़्यादा कर्मचारी, ज़्यादा गिल्ड सदस्य और ज़्यादा काम होता है। हालांकि अब दुकान अलायंस स्टोर के जरिए मुख्य दुकान से 5 गुना ज़्यादा कारोबार करती है। अगर हमारे ज़्यादातर कारीगरों के काम का स्तर सीमित न होता तो हम और भी ज़्यादा बेच पाते और अलायंस अभी भी आगे विस्तार की बात कर रहा है। काल को डेविस पर, जो सिर्फ स्टोर मैनेजर होने वाला था, अतिरिक्त काम के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। तकनीकी तौर पर अलायंस की खरीदारी अब भी स्टोर का हिस्सा थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई थीं जिसके लिए उसने अनुबंध किया था। इस बार मैं तुमसे ज़्यादा काम नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें वेतन वृद्धि देने आया हूं। तुम अपने वेतनमान के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और तुमने गिल्ड स्टोर को उम्मीद से कहीं ज़्यादा प्रसिद्धि और मुनाफा दिलाया है। सभी कारीगर कमीशन पर कमाते हैं, जो उनके सामान की बिक्री मूल्य का एक हिस्सा होता है, लेकिन तुम्हें तो यहाँ द्रोध में रहने की लागत के हिसाब से वेतन मिलता रहा है। अगर तुम जिलाज में काम करते तो तुम्हारा वेतन काफ़ी ज़्यादा होता और तुम्हारे द्वारा प्रबंधित सामान की कीमतें भी। इसलिए हम आपके वेतन को तदनुसार समायोजित करेंगे, काल ने घोषणा की। मुझे इस बात से अधिक आश्चर्य हुआ कि वह शब्द को उचित रूप से जानता था और इसका प्रयोग कुछ हद तक उचित रूप से करता था। सफायर ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया जिससे डाना खिलखिला उठी। डेविस, जिसने ड्रैगन की व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं सुनी थी, बस मुस्कुराया और काल को प्रणाम किया। आपके विचार के लिए धन्यवाद। क्या मुझे नए वेतन पैकेज के लिए बजट तैयार करना चाहिए? उसने पूछा।
काल ने सिर हिलाया, नहीं, मैं अभी वेतन वृद्धि की घोषणा करूंगा और फिर तुम अगली वेतन अवधि की बिक्री के साथ साथ आंकड़े भी निकाल लेना। जवाब सुनकर डेविस मुस्कुराया। काल ने कहा, यह मेरी समस्या नहीं है, लेकिन डेविस जानता था कि वेतन पैकेज में घोषित की जाने वाली राशि से कहीं ज्यादा राजस्व था। यदि वह किसी भी लोहार से 10 गुना अधिक कमाता तो भी इससे गिल्ड के मासिक लाभ पर कोई असर नहीं पड़ता। काल ने सिस्टम से डेविस के कार्य अनुबंध के वेतन पैकेज को अपग्रेड करवाया, जो कि नए फॉर्म पर हस्ताक्षर किए बिना किया जा सकता था, क्योंकि यह वेतन वृद्धि थी और सिस्टम को गिल्ड शाखा नेता को इसे सौंपने में कोई समस्या नहीं थी। वेतन में कटौती या कम वेतन पैकेज के लिए सदस्य को अपने समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा, लेकिन वेतन वृद्धि के लिए नहीं। लो, सब हो गया। अगर आप गिल्ड हाउस बैलेंस और गिल्ड सदस्यों के बीच ऑटोमेटिक ट्रांसफर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह अपने आप आपके पास आ जाना चाहिए। काल ने खुश होकर डैमन को बताया। वास्तव में, और यह मेरी मां को एक बार मुझ पर गर्व करने के लिए पर्याप्त होगा, डेविस ने मजाक में कहा। वेंडी हंसी। एक बार के लिए का क्या मतलब है? वो बुढ़िया दिन भर तुम्हारे बारे में शेखी बघारने के अलावा कुछ नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी माँ बाप को अपने बच्चे पर इतना गर्व करते देखा है जितना उसे तुम पर है। काल ने एक लाल ड्रैगन पादरी को गुजरते हुए देखा और उसे इशारा करके बुलाया। तुम नए हो, क्या तुम अनाथालय के लिए यहाँ आए थे? उसने पूछा। मैं नए आगंतुकों में से एक हूँ और उन ड्रैगन की तैयारी कर रही हूँ जिन्हें गिल्ड ने शायद अंडे सेने के लिए तैयार कर रखा है। इंसानों की भाषा में मेरा नाम बटी है। हम कुछ दिन पहले ही इकट्ठा होना शुरू हुए हैं और आप जरूर गिल्ड शाखा के नेता काल होंगे। उसने जवाब दिया। बटी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अंडों को अभी थोड़ा समय है, लेकिन पहले सभी को अपनी जगह पर बिठाना सबसे अच्छा होगा। मुझे उन सभी को इकट्ठा करना होगा जो अलग जगह पर जा रहे हैं, ताकि मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि वे काम की प्रकृति को समझते हैं। अंडों को कुछ समय तक सुरक्षित रूप से नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन जिस अलग जगह पर वे हैं वह मुझसे जुड़ी हुई है, इसलिए उसकी जगह बदल सकती है और प्रवेश द्वार हमेशा सुलभ नहीं हो सकता है। इसलिए आपको डेर्यूड्स और प्रकृति पादरियों के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ इकट्ठा कर रहे हैं। काल ने समझाया। बटी ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि वहाँ आज़ादी से उड़ने के लिए काफ़ी जगह है और आपने हर तरह के ड्रैगन अंडे के लिए एक बायोम बनाया है। ये बहुत अच्छी खबर है और आम अनाथालय से कहीं बेहतर है। नीलम ने युवा लाल अजगर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, उड़ने के लिए काफ़ी जगह है। यह एक छोटी दुनिया का जादू है, कोई छिपी हुई जगह नहीं। काल, अब ये कितना बड़ा है? काल ने कंधे उचका दिए। जब से मैं मिथिक रैंक पर पहुंचा हूं, मैं इसे लगातार बढ़ा रहा हूं और हालांकि मैं इसे अधिकतम आकार तक नहीं पहुंचा पाया, पर अब ये सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा हो गया है। इतना तो काफ़ी है कि न सिर्फ उड़ने के लिए जगह है, बल्कि कुशलता से घूमने के लिए भी उड़ना लगभग ज़रूरी हो गया है। प्रकृति पादरियों ने खुद को समूहों में बांट लिया है ताकि उन्हें रोज़ इतनी दूर न जाना पड़े। लेकिन हमने अंतरिक्ष में टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म भी जोड़े हैं जिनसे आप प्रमुख स्थलों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दाना ने काल पर भौहें चढ़ाईं। उसने ऐसा कब किया था? उसके ऐसा कहने के लगभग 5 सेकंड बाद तभी उसने उन्हें जोड़ दिया, हर कैंप से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक चिन्हित मंच और फिर नकली गिल्ड हाउस और भूमिगत शहर के पास एक। अब जब काल मन संचालन के मूलभूत नियम को समझने में आगे बढ़ रहा था तो छोटी दुनिया और भी ज्यादा पूर्ण लग रही थी। अभी यह उस स्थिति में नहीं थी कि इसे पूरी तरह से स्वतंत्र स्थान माना जा सके, लेकिन ये करीब पहुंच रहा था और काल इसे एक परीक्षा के रूप में इस्तेमाल कर सकता था कि अमरता की ओर उसकी प्रगति कैसी हो रही है। हालांकि इस दर पर कैरा और हॉब दोनों ही नियम की पूरी समझ के लिए उसे हरा सकते हैं। बटी ने चुपचाप अनाथालय के बाकी कर्मचारियों को बुलाया, जिनमें द्रोद गिल्ड हाउस स्थित अनाथालय की मैट्रन ब्लैकक्लॉ भी शामिल थीं। वह वहां से नहीं जा रही थी क्योंकि उसके बच्चे बड़े होकर द्रोद के उत्पादक नागरिक बनने वाले थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि जब उसके साथी पादरियों के साथ कोई बड़ी घटना घटेगी तो वह इस बात से अनजान रहना स्वीकार करेगी। अच्छा, ये तो बहुत जल्दी हो गया। क्या सब लोग इकट्ठा हो गए हैं? मुझे यहाँ कम से कम आधे पहलुओं से ड्रैगन दिखाई दे रहे हैं। काल ने शुरू किया। हमारे पास एक अलग अनाथालय और ड्रैगन मंदिर के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें मौजूद हैं। लाल, नीला, सफ़ेद, चांदी, कांस्य, हरा। मैट्रन ब्लैकक्लॉ ने सहमति जताते हुए वहाँ मौजूद प्रतिष्ठित पुजारिन की तरह बात की। अनाथालय को मंदिर, पुस्तकालय या अकादमी के समान ही माना जाता था। इसका नेतृत्व करने वाले को ड्रैगन पादरी के पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता था। खैर, ये तो हैरानी की बात है, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे पास हर तरह के ड्रैगन अंडे से निकलने के लिए तैयार हैं। क्या आप सभी को बताया गया है कि वे यहाँ कैसे पहुँचे? काल ने पूछा। मैट्रन ब्लैकक्लॉ ने सिर हिलाया। सबको जानकारी है और यह मान लिया गया है कि ये सभी अंडे अनाथ हैं, भले ही उनके असली माता पिता किसी दूसरी दुनिया में जीवित हों या किसी दूसरे महाद्वीप पर जंगली घूम रहे हों।
उन्हें त्याग दिया गया था और उचित तरीके से चर्च को नहीं सौंपा गया था, इसलिए हम उन सभी का समान रूप से पालन पोषण करेंगे। वयस्क होने पर उन्हें उनके माता पिता को वापस सौंपने का हमारा कोई इरादा नहीं है। दाना मुस्कुराए और लाल ड्रैगन ने उसे आंख मारी। आगे बढ़ो और पूछो। लोट्स नाम की यह लड़की कई हफ्तों से हमसे एक नए सबसे अच्छे दोस्त की तरह पालने की इजाज़त मांग रही है, मैट्रन ने उसे बताया। दरअसल मैं यही सोच रही थी। मैंने लोट्स और बटन को एक छोटे ड्रैगन को खेलने के लिए लाने की योजना बनाते सुना था। दाना हंसी। मैट्रन ने आह भरी। हाँ, मैं तो जंगल के ड्रैगन के बारे में भूल ही गई थी। हालांकि वह तकनीकी रूप से अनाथ नहीं है और उसका पालन पोषण प्रकृति के पादरी कर रहे हैं, फिर भी वह शिक्षा प्रणाली में प्रवेश पाने वाली पहली लड़कियों में से एक होगी। नीले ड्रैगन के अनुयायी उसे बिना किसी शिक्षा योजना के यूं ही भटकता देखकर पागल हो जाएंगे। उसे ढूंढने और पूरे दिन एक ही जगह पर रखने के लिए कुछ समर्पित प्रयासों की ज़रूरत होगी। लेकिन दाना को लगा कि उनके पास इसके लिए एक योजना है जो एक ऐसे जंगली ड्रैगन के लिए उपयुक्त होगी जो पौधों के बारे में बुनियादी बातें पहले से जानता हो और जिसे एक काम करना हो। यदि आप मुर्गी के अंडे इकट्ठा करने और उन्हें खाने की इच्छा को रोकते हुए उन्हें काम के रूप में गिन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बटन ऐसा कुछ करेगी। अगर वह ऐसा करेगी तो मुर्गियां उस पर हमला कर देंगी। चूंकि सबको पहले से ही पता है कि क्या हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको नन्ही दुनिया से परिचित करा दूं। इससे बेचारे डेविस का थोड़ा तनाव कम हो जाएगा और बच्चों के आने से पहले आप सबको अपनी जगह बनाने का समय मिल जाएगा। काल ने शुरू किया। भीड़ में तुरंत उत्साह फैल गया। यही तो वो था जिसका उन्हें इंतजार था, अपनी नई जिम्मेदारी का, या उनमें से कई लोगों के लिए अपनी पहली जिम्मेदारी का। चर्च ने केवल कुछ वरिष्ठ ड्रैगन को ही छोटे विश्व में भेजने का निर्णय लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि वहां का मान बहुत अधिक घना होगा और इससे युवा ड्रैगन को, जो अभी भी परिपक्वता की ओर बढ़ रहे थे, अधिक लाभ होगा, न कि वृद्धों को। प्राथमिक लक्ष्य युवाओं को उचित वयस्क बनने में सहायता करना था, लेकिन युवा वयस्कों को चर्च के शक्तिशाली प्राचीनों के रूप में विकसित होने में सहायता करना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। उनकी एकमात्र बड़ी चिंता ये थी कि स्कूल और अनाथालयों में काम करने वाले लाल और नीले ड्रैगन्स में अधिकतर महिलाएं थीं, जबकि पुरुष ज्यादातर या तो युद्ध ड्यूटी या पुस्तकालय अनुसंधान पदों के लिए स्वेच्छा से काम करते थे। इसलिए उन्होंने चांदी और कांस्य ड्रैगनों के कुछ लोगों के साथ उन्हें संतुलित करने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः उन्हें उन 20 लोगों में से केवल 4 ही मिले जो ड्रैगनों को पालने वाले थे। क्या ये सिर्फ मैं ही हूं, या मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक ड्रैगन हैं? दाना ने जल्दी से गिनती करते हुए पूछा। कुल 20। नवजात ड्रैगन एक आतंक हैं, जितना आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा, उससे कहीं ज्यादा। खासकर जब वे मिश्रित प्रजाति के हों और सभी दिखावा करना चाहते हों और इस बात पर बहस करना चाहते हों कि किसकी जन्मजात शक्तियां सबसे अच्छी हैं। मैट्रन ब्लैकक्लॉ ने जोर देकर कहा। हॉक, जिसने ऊपर चक्कर लगाने का निर्णय लिया था, जोर से हंसा और ड्रैगन ने उसकी ओर देखा। आग, ये स्पष्ट रूप से आग है, उसने जोर दिया। लाल अजगर हंसा। देखो, मैं तो यही बात कह रहा हूं। फिर उसने सूखे मांस का एक टुकड़ा उसकी ओर उछाला और हॉक खुश होकर अपने नाश्ते का आनंद लेने के लिए एक छत के पास चला गया। तुम्हें पता है, बीस्ट मास्टर क्लास लाल ड्रैगन के लिए एक विकल्प के रूप में वाकई बहुत उपयुक्त हो सकता है। तुम तो स्वाभाविक हो, काल ने उसकी तारीफ की। मेरे पास एक सदी से भी ज्यादा का अनुभव है। अगर मैं यह अंदाजा नहीं लगा सकती कि बच्चों को क्या नियंत्रित रखता है, तो कौन लगा सकता है? उसने पलटकर जवाब दिया। लेकिन जैसा कि मैं कह रही थी, चर्च ने तुम्हारे बच्चों के लिए इन 20 लोगों को चुना है। ये 2 अच्छे युवक रशीद और ओबान हैं, जिन्हें कांस्य ड्रैगन देवता ने मध्यस्थ नियुक्त किया है। ये रेस्ट हैं, वे जादू के रजत ड्रैगन का प्रतिनिधित्व करेंगे, और फिर हमारे पास अनाथालय के संरक्षक एक्सल हैं, जो अपनी पत्नी अलिया के साथ काम करेंगे। मैट्रन ब्लैकक्लॉ ने समझाया। काल को ये बात याद रही कि मैट्रन ने सभी महिलाओं का उनसे परिचय नहीं कराया, हालांकि उनमें से कई कांस्य ड्रैगनों की तुलना में अधिक करीब खड़ी थीं, जिन्होंने पीछे से देखने का फैसला किया था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं करती थी कि वह उनके साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करेगा, या फिर एक विवाहित व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए? उसे नहीं पता था। ये दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर बच्चे पहले ही काम पर चले गए हैं, तो आप हमारे साथ इस छोटी सी दुनिया की सैर पर आ सकते हैं, काल ने प्रस्ताव दिया। मैट्रन ब्लैकक्लॉ ने सिर हिलाया। नहीं, नई मैट्रन और उसकी पार्टनर को शुरू से ही इस ग्रुप का नेतृत्व करने दो। उन्हें मेरी निगरानी की जरूरत नहीं है।